हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी का आज जो लास्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियड, उसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मॉडर्न पीरियड कब से कब तक एज को कहा जाता है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियड था 1901 से लेकर 1950 तक का जो समय था वो मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत आता है। तो मॉडर्न पीरियड कब से कब तक है? तो 1901 से लेकर 1950। ऐसा माना जाता है कि जो 20वीं शताब्दी थी, 20th सेंचुरी का जो पहले का हाफ टाइम था उसी को हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं, या एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रायड का एक वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो 1901 में लिखा गया था। इसके पब्लिकेशन का जो टाइम था 1901, उसी के टाइम को मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग टाइम लिया गया है, या हाफ सेंचुरी जो हमारा 20th सेंचुरी का हाफ सेंचुरी जो पहले का है वहीं से मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग टाइम माना जाता है। तो इस समय जो मॉडर्न एज है, इस समय एक्सपेरिमेंट्स होने लगे थे। टी.एस. इलियट और जॉन गाल्सवर्थी जो हैं इस समय के मेजर राइटर्स हैं, और भी बहुत सारे हमारे इस टाइम के ऑथर्स हैं, तो मैं नीचे डिस्कस करूंगी। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इस समय यूज होने लगा था, रियलिज्म आ गया था, अर्थात यथार्थवाद। रियलिज्म इस समय यथार्थवाद पर विश्वास किया जाने लगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज होने लगा था। इसमें जो कैरेक्टर होता था वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने सेंसरी को व्यक्त करता था। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वर्ड है, इस टर्म को क्वाइन किया था विलियम जेम्स, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है वर्जीनिया वुल्फ, एक हमारी राइटर हैं, पोएट हैं। इनका मिस्टर डॉलोवे एक वर्क है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म किसने कॉइन किया था? विलियम जेम्स ने। इसका एग्जाम्पल किस में देखा गया है? तो वर्जीनिया वुल्फ का मिस्टर डॉलोवे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और भी कई सारे वर्क हैं इसके। जो इस समय एब्सर्ड का यूज होने लगा था। एब्सर्ड मीन्स होता है हास्यपद या बेतुका, हास्यपद या बेतुका। ऐसे वर्क लिखे जाने लगे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता था, हास्यपद होता था। आर्ट फॉर लाइफ से, जैसे हम विक्टोरियन पीरियड में देखे थे कि उसमें एक स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट से, कला के लिए। लेकिन इसमें जो आर्ट फॉर लाइफ से, इसमें कला जीवन के लिए कला यूज होने लगा था, कि इसमें सारे जो पीछे रूल्स थे लिखने में यूज किए जाते थे, उसमें सारे रूल्स को छोड़कर इसमें बस लोग इंजॉय मतलब आर्ट फॉर लाइफ के लिए लिखने लगे थे, कला जीवन के लिए यूज करने लगे थे। इसमें टीवी, ग्रामोफोन, रेडियो का विकास हो चुका था। तो ये हमारे मॉडर्न पीरियड के मेन जो टॉपिक, मतलब जो वर्ड है, इसमें क्या क्या हुआ था उसको मैं यहाँ डिस्कस की हूँ। और आगे अगर हमको रिटन फॉर्म में अच्छे से जानना है कि कैसे क्या हुआ तो भी मैं नीचे डिस्कस करूँगी। एक बार इसमें फिर देख लेते हैं। जो हाफ 20th सेंचुरी है इज कॉल्ड मॉडर्न एज, या इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रायड का एक वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रीम। इसके पब्लिकेशन का जो टाइम है 1901 से ही इस मॉडर्न एज का स्टार्टिंग टाइम माना जाता है। इस समय एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। टी.एस. इलियट, जॉन गाल्सवर्थी इसके मेजर राइटर्स रहे हैं, और भी कई सारे राइटर हैं। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का, जटिल भाषा का प्रयोग होने लगा था। रियलिज्म आ गया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो वर्क लिखे जाने लगे थे उसमें ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज होने लगा था। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्ड है इसको क्वाइन किया था विलियम जेम्स ने। किसने क्वाइन किया था? विलियम जेम्स ने। वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है मिसेज डॉलोवे, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एब्सर्ड का यूज होने लगा था। वर्ड इसमें जो
वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट और सेकेंड इसी टाइम में हुआ था, मॉडर्न एज में ही वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड हुआ था। इसका भी इसमें बहुत ही प्रभाव पड़ा था इस मॉडर्न एज पे। आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर लाइफ से इस समय का स्लोगन था। टीवी, ग्रामोफोन, रेडियो का प्रयोग होने लगा। रिटन फॉर्म में हम ऐसे देख सकते हैं कि दी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न एज। 20th सेंचुरी का जो पहले का हाफ पीरियड था उसको हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही उथल पुथल का टाइम था, या हम कह देंगे उतार चढ़ाव का टाइम था। इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, फ्रॉम ब्लाइंड फैथ टू रेशनल थिंकिंग। इस समय जो ब्लाइंड मतलब अंधविश्वास था, इस पे तार्किक सोच होने लगा था। यह एक पुराने और इस टाइम के बीच में संक्रमण का काल था। मॉडर्न एज वाज एन एज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी। ये जो मॉडर्न एज था यह व्यक्तित्व के विखंडन का, बिखराव का टाइम था। इट बिगिंस विथ द पब्लिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बाय सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का जो वर्क है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इसका जब पब्लिकेशन हुआ था तब से ही मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ। दिस एज इज कॉल्ड एन एज ऑफ एंग्जाइटी एंड इंटरप्रिटेशन बिकॉज द scientific revolution and changing social, political and economic conditions have shaken man's faith in the authority of religion and church। इसमें जो ये जो एज था वह चिंता और पूछताछ का टाइम था, क्योंकि जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था, वैज्ञानिक आंदोलन जो हुआ था, वैज्ञानिक क्रांति हुई, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो था वो मैंस के आदमी के विश्वास को रिलीजियस और चर्च में हिला दिया था। चर्च में और जो आदमी जैसे कि हम लोग विश्वास करते थे भगवान पे, इसमें सब इसको उस जो हम ब्लाइंड फैथ था हमारा उसको हिला दिया था, सब विश्वास को ख़त्म कर दिया था, सब कुछ तोड़ के इसमें लोग अपना राइट करने लगे थे। किसी इसमें जो फिर जो था जो सब्जेक्ट हमारा होता था पुअर पर्सन पे लिखा जाता था, वर्किंग मैंस पे लिखा जाता था। इस तरह से एक बार हम फिर इसको देखते हैं कि दी फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न एज। It was one of the most turbulent era in the history of English literature। इंग्लिश लिटरेचर में यह बहुत ही उतार चढ़ाव का टाइम था, उथल पुथल का समय था। It was transition from the old and the new, from blind faith टू रीजनल थिंकिंग। इसमें लोग पूछताछ करने लगे थे। पहले कुछ भी लोग लिख देते थे, कोई वो बात नहीं रहती थी, चाहे कोई कुछ भी करता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन आदमी पूछने लगा था। जो पहले का टाइम था और इस टाइम का था वो बीच में हमारा संक्रमण का काल हो गया। संक्रमण में दोनों का जुड़ाव। मॉडर्न एज वाज एन एज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनालिटी। मॉडर्न एज जो था वह पर्सनालिटी जो था उसके विखंडन का, बिखराव का टाइम था। इट बिगिंस विथ द पब्लिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्रायड। इट वाज दिस एज इज कॉल्ड एन एज ऑफ एंग्जाइटी। इसमें एंग्जाइटी और इंटरप्रिटेशन का ये टाइम था बिकॉज दी साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस। सामाजिक, राजनीतिक और जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन था इसमें चेंजिंग होने लगा था, और यह मेंस के विश्वास को, मेंस के फेथ को सेकंड कर दिया था, अर्थात हिला दिया था। The writer focused on poor and working classes and wrote art for life's sake। इसमें जो राइटर थे वह पुअर और वर्किंग क्लासेस में होता है श्रमिक वर्ग पे फोकस करने लगे और अपने वर्क को लिखते थे, और इसमें जो आर्ट फॉर लाइफ से का यूज करने लगे, अर्थात तो जीवन के लिए कला है, इसको मतलब अपना वो समझकर लिख रहे थे।
दिस एरा इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ये जो हमारा एरा था, ये जो हमारा टाइम था, वह आर्थिक और सामाजिक को भी इन्फ्लुएंस किया था, अर्थात प्रभावित किया था। The two world war have also influenced the society and literature both। जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वह साहित्य को और समाज को बहुत ही उस पर प्रभाव डाला था। The development by radio, gramophone and television had enormous impact on literature। जो हमारा टेलीविजन का, ग्रामोफोन का और रेडियो का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, वह हमारे लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था या प्रभाव पड़ा था। इसके जो मेजर राइटर हैं वो हैं W.B. येट्स, विल्फ्रेड ओवेन, T.S. इलियट। T.S. इलियट एक क्रिटिक भी हैं। W.H. ऑडेन हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स हैं, जोसेफ कॉनरेड हैं, जेम्स जॉयसी हैं, D.H. लॉरेंस हैं, डोरोथी रिचर्डसन हैं, F.R. लेविस हैं, विलियम इमर्सन हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जिब्बी शाह हैं और सैमुअल बेकेट हैं, हेराल्ड पिंटर है। ये हमारे फेमस इस टाइम के राइटर हैं। ये जो मैंने रेड किया है ये बहुत ही फेमस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन लोगों का नाम, इसलिए इस टाइम के पोएट्स हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, दी राइटर फोकस्ड ऑन पुअर एंड वर्किंग क्लासेज। जो हमारे राइटर थे वो अपने वर्क में जो हमारे गरीब होते थे, जो श्रमिक वर्ग होते थे, उस पर अपना वर्क लिखने लगे थे इस टाइम। एंड रोट आर्ट फॉर लाइफ सेक, और जीवन के लिए कला, ऐसा मानकर वो लोग अपना वर्क लिख रहे थे। इसमें सारे रूल्स को लोग भूल गए थे और केवल जीवन में क्या कैसे आनंद आए, क्या लिखा जाए कि इसको अच्छा बनाया जाए, ऐसे अपने वर्क को लिखने लगे थे। दिस एरा इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ये जो एरा था वह आर्थिक और सामाजिक जो चेंजेस था उस पर भी प्रभाव डाला। दी टू वर्ल्ड वार हैव आल्सो, जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो भी इस टाइम को बहुत ही इम्पैक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, ग्रामोफोन, इसका जो हमारे साहित्य पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था। जो इसके मेजर पोएट्स थे, W.B. येट्स, विल्फ्रेड ओवेन थे, T.S. इलियट थे, W.H. ऑडेन, रॉबर्ट ग्रेव्स, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयसी, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन और वर्जीनिया वुल्फ, G.B. शाह, सैमुअल बेकेट, हेराल्ड पिंटर, F.R. लेविस, विलियम एमसन। जो H.G. वेल्स हैं, इन्हें दी पायनियर ऑफ द साइंस फिक्शन इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जो साइंस फिक्शन है उसके ये पायनियर थे। पायनियर मीन्स होता है अग्रदूत, अन्वेषक कहिए या अग्रदूत कहिए या प्रवर्तक कहिए। तो जो साइंस फिक्शन के अग्रदूत या अन्वेषक कौन है? H.G. वेल्स। साइंस फिक्शन को हम शॉर्टकट में साई-फाई भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है साई-फाई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? साई-फाई। मैरी शैली है, उनका एक वर्क है फ्रैंकेनस्टीन। यह साई-फाई का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है। यह एक नावल है, फर्स्ट साई-फाई नावल फ्रैंकेनस्टीन को माना गया है। इसको यह पब्लिश हुआ था 1818 में। पूछता है कि फ्रैंकेनस्टीन किसका वर्क है, तो मैरी शैली का। मैरी शैली जो है वो पीबी शैली की वाइफ हैं, तो इनका वर्क है फ्रैंकेनस्टीन जो पब्लिश हुआ था 1818 में। इसे साई-फाई नावल कहते हैं। इसके जो प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट में हीरो होता है, वो है विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और इस तरह से जो H.G. वेल्स हैं हमारे, उनको हम कहते हैं कि ये पायनियर हैं साइंस फिक्शन के इन 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में साइंस फिक्शन के जो पायनियर है वो हैं H.G. वेल्स। और इसका अच्छा सबसे एग्जाम्पल है फ्रैंकेनस्टीन, और मैरी शैली इसकी राइटर हैं और इसे साई-फाई नावल भी कहते हैं। इसका प्रोटैगनिस्ट या हीरो है विक्टर
फ्रैंकस्टीन। इस तरह से हमारा जो मॉडर्न एज है आज फिनिश हो गया। तो जितने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। कल भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे इस पे। फिर देखते हैं इस पे आगे क्वेश्चन कैसे है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो नीचे दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं, इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है। तो हम आपको बताए हैं। तो पहला ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउनिंग, तीसरा है जोफ्री चौसर और चौथा है पेट्रार्क। तो कौन है, तो हम बताए हैं कि जो हमारे जोफ्री चौसर हैं इन्हें हम कहते हैं दी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, दी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन्हें हम कहते हैं। ये फर्स्ट ऐसे राइटर थे जिनको वेस्टमिनिस्टर एबी में सबसे पहले बरीड किया गया था। तो इस पे 3 हो गया, तो इन्हें हम, इस आंसर क्या होगा हमारा जोफ्री चौसर। इनको हम कहते हैं दी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कह देंगे। फिर कहेंगे दी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये फर्स्ट ऐसे राइटर हैं जिनको वेस्टमिनिस्टर एबी में सबसे पहले बरीड किया गया था। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका ये हो गया। वहीं पे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनको हम कहते हैं द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म ऑफ पोएट्री। इनका एक वर्क है माई लास्ट डचेज, वो भी है, और इनको कहते हैं दी मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनकी एक बुक है पीपा पासेजेस, मैं आपको पीछे वाले वीडियो क्लास में बताई हूँ कि जो इनका बुक है पीपा पासेजेस, उसका एक लाइन है God is in his heaven, God is in his heaven। और आगे है all right with the word to। एक और इनका वर्क है प्रॉस्पिस, उसमें जो है कि आई वाज ऑलवेज अ फाइटर। इस तरह से हम और भी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी वीडियो बनाए, इसके लिए नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स में जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा उससे रिलेटेड कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।